हेलो एवरीवन, वेलकम हार्ट नर्सिंग क्लासेस और वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे हमारा सेकंड जो क्लास है थ्योरी का, वो क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है। देखो, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देख लिया और इंट्रोडक्शन के अंदर हम बेसिकली हम साइकेट्रिक के बारे में डील किया कि साइकेट्रिक जो टर्म थी वो क्रिश्चियन रेल ने दिया। साइकेट्रिक का मतलब होता है हीलिंग ऑफ द माइंड। इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद उसका माइलस्टोन हमने देखा था। माइलस्टोन कंप्लीट करने के बाद हमने कुछ सन देखे थे जो इंपॉर्टेंट है। 1970 65 में क्या हुआ, 1975 में हमारा एमएससी नर्सिंग स्टार्ट हुआ था। 1965 के अंदर हमारा बीएससी नर्सिंग फिर जीएनएम में 1986 में ऐड हुआ। और हमने बात करी नेशनल मेंटल हेल्थ जो प्रोग्राम है वो 1982 में स्टार्ट हुआ। इंडियन नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1987 में स्टार्ट हुआ। इस प्रकार से हमने सारी की सारी थी। ल्यूनेसी एक्ट 1912 में आया, 1912 में आया। ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था वो हमने डील कर लिया। नाउ हम सेकंड क्लास की ओर जाते हैं। जैसे जैसे आप थ्योरी की क्लास से पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपकी नॉलेज बूस्ट अप होना स्टार्ट हो जाएगी और आप समझ जाओगे कि मेंटल हेल्थ जो नर्सिंग है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो आज हमारा क्लास सेकंड है। क्लास सेकंड के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर देखेंगे। तो देखो, ऐसे बेसिकली अगर हम क्लासिफिकेशन मेंटल डिसऑर्डर की बात करें तो वेरियस क्लासिफिकेशन है। इंडियन क्लासिफिकेशन है, आईसीडी 11 आ गया है, डीएसएम 5 है ना। और यहाँ पर डोमेन ऑफ रिसर्च फ्रेमवर्क है। इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन है। लेकिन हम बेसिकली दो बातें हम देख लेते हैं। जब क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर की बात आती है तो दो शब्द हमारे पास आते हैं, साइकोसिस और न्यूरोसिस। तो मेंटल डिसऑर्डर आर क्लासिफाइड इनटू द टू मेजर टाइप। दो मेजर टाइप में क्लासिफाइड हुआ है। कौन कौन से वो देख लेते हैं। मेंटल डिसऑर्डर मेंटल डिसऑर्डर आर क्लासिफाइड classified into टू टाइप। पहला होता है साइकोसिस और दूसरा होता है न्यूरोसिस। तो पहला क्या हो जाएगा, साइकोसिस, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूरोसिस। तो अगर हम बात करें तो पहला हमारे पास आता है साइकोसिस और दूसरा हमारे पास आ जाएगा न्यूरोसिस। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि साइकोसिस और न्यूरोसिस में क्या क्या डिफरेंस है। साइकोसिस और न्यूरोसिस में क्या क्या डिफरेंस है। तो आप बोलोगे सर जो साइकोसिस डिसऑर्डर होते हैं मेजर मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। साइकोसिस जो डिसऑर्डर होंगे ये मेजर मेंटल डिसऑर्डर होते हैं और ये हमारे जो होता है मेंटल स्टेटस को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ये हमारे मेंटल स्टेटस को डिस्टर्ब करते हैं। तो साइकोसिस मेजर मेंटल डिसऑर्डर है। इट इज अ मेजर मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, इट इज अ मेजर मेंटल डिसऑर्डर है साइकोसिस का। जबकि न्यूरोसिस क्या है, माइनर मेंटल डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर तो ये भी है लेकिन क्या माइनर मेंटल डिसऑर्डर है। तो लिखोगे इट इज अ माइनर मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, तो बेसिकली दो चीजें हमने देखी यहाँ पर। पहला है इट इज अ मेजर मेंटल डिसऑर्डर और न्यूरोसिस में हमने बोला कि माइनर मेंटल डिसऑर्डर है। दूसरी बात हम कर लेते हैं कि साइकोसिस की अगर हम इटियोलॉजी की बात करें कि साइकोसिस होने के क्या कारण है। तो साइकोसिस की जो इटियोलॉजी आपको देखने मिलेगी, साइकोलॉजी की जो इटियोलॉजी आपको देखने मिलेगी, व्हाट इज द इटियोलॉजी ऑफ द साइकोसिस डिसऑर्डर। न्यूरोसिस डिसऑर्डर की क्या इटियोलॉजी रहेगी ये भी हमको पता होना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर की वजह से आपको मेंटल इलनेस हो सकता है। तो जेनेटिक फैक्टर फिजिकल डेप्रिवेशन। फिजिकल डेप्रिवेशन का मतलब है लॉस ऑफ मदर हो जाए, लॉस ऑफ फादर हो जाए। तो इससे भी क्या होता है, मेंटली प्रभाव पड़ता है अपने चाइल्ड पर, आगे जाके वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। तो फिजिकल डेप्रिवेशन इज अ सिंगल मोस्ट कॉमन कॉज मान सकते हैं हम किसके अंदर, मेंटल डिसऑर्डर के अंदर। तो फिजिकल डेप्रिवेशन जैसे लॉस ऑफ मदर, लॉस ऑफ पेरेंट्स आप लिख सकते हो। ठीक है, और अदर रीजन भी है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर सकता है,
साइकोसिस डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है, साइकोसिस डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है। हम आगे डील करेंगे साइकोसिस डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। जबकि हम बात करें न्यूरोसिस की क्या इटियोलॉजी रहती है, तो न्यूरोसिस की जो इटियोलॉजी रहती है वो बेसिकली हमको देखने मिलता है कि कोई लो पर्सन जो होता है उसका सबसे प्यारा पर्सन, आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियां एंजाइटी में चली जाती है जैसे जैसे उनका बंदा उनको छोड़ के चले जाता है। तो ये लॉस ऑफ लव्ड पर्सन हो सकता है, जो उसको बंदा भी जा सकता है बंदे भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है कौन ज्यादा उलझा हुआ है जीवन में। ठीक है, लॉस ऑफ लव्ड पर्सन, जिस बंदे को वो चाहती थी वो बंदा चल जाए समय से पहले, तो भी क्या हो सकता है, एंजाइटी की शिकार हो सकती है फीमेल, डिप्रेशन की शिकार हो सकती है, हिस्टेरिया उसको हो सकता है, फियर उसको बना रख सकता है माइंड में। तो लॉस ऑफ लव्ड पर्सन भी एक न्यूरोसिस डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है। लॉस ऑफ जॉब, मान लीजिए कि कोई लड़का है जो एक जॉब पर डिपेंड है, उसी जॉब से उसकी पूरी फैमिली चल रही, जैसे उसको जॉब से फायर कर दिया, निकाल दिया, तो उस वाली कंडीशन में भी क्या हो सकता है, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो लॉस ऑफ जॉब भी क्या है, एक न्यूरोसिस डिसऑर्डर का कारण हो सकता है। लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ बिजनेस, उसका बिजनेस लॉस हो जाए, लॉस ऑफ बिजनेस। एक और रीजन है जो कि आप सबको पता है कि डिवोर्स, डिवोर्स भी क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसको इफेक्ट करता है, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार करता है, लीड करता है मेंटल डिसऑर्डर को। किसको लीड करता है, मेंटल और स्पेशली न्यूरोसिस डिसऑर्डर आपको देखने मिलेंगे, जिसके अंदर आपको क्या देखने मिल सकती है सर, एंजाइटी देखने को मिल सकती है, ओसीडी आपको देखने को मिल सकता है, वो टेंशन आपके जीवन में बनी रहेगी। तो डिवोर्स भी एक कारण हो सकता है। ये था हमारे कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर जिसमें हम साइकोसिस और न्यूरोसिस को डिफाइन किया। अच्छा, साइकोसिस और न्यूरोसिस में एक बेसिकली डिफरेंस होता है कि साइकोसिस डिसऑर्डर के अंदर इनसाइट एब्सेंट होती है, साइकोसिस डिसऑर्डर के अंदर क्या एब्सेंट होती है, इनसाइट एब्सेंट होती है। अगर आपको पूछे इनसाइट क्या है, तो मैंने आपको बताया था कल की क्लास के अंदर, इनसाइट का मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ द मेंटल स्टेटस, अवेयरनेस ऑफ द मेंटल इलनेस, कि मैं कितना बीमार हूँ, हाँ मैं बीमार हूँ, मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है, ये क्या है, मेरा मेरा मेंटल स्टेटस प्रेजेंट है। अब यहाँ पर इनसाइट का मतलब क्या हो गया, अवेयरनेस होना अबाउट द डिजीज कंडीशन। लेकिन जो साइकोसिस पेशेंट है उसको अपनी डिजीज कंडीशन के बारे में अवेयरनेस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके जो माइंड है उसमें वो डिजीज इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर चुका है पार्ट को कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि आई एम सफरिंग फ्रॉम द मेंटल इलनेस, आई एम सफरिंग फ्रॉम द मेंटल इलनेस। आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा जो इनसाइट एब्सेंट होती है सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में होती है। किसमें होती है, सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में। वो एट द एंड तक भी एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं बीमार हूं, मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है, आई नीड टू द ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इनसाइट का मतलब क्या होगा, यहाँ इनसाइट जो भी साइकोसिस के पेशेंट में एब्सेंट होगी। सबसे पहले तो ये बात आप लिख लो, साइकोसिस के पेशेंट में इनसाइट क्या होती है, एब्सेंट होती है, जबकि न्यूरोसिस के पेशेंट में इनसाइट क्या हो जाएगी, प्रेजेंट होगी। इनसाइट क्या होगी, यहाँ पर प्रेजेंट होगी, किसमें, न्यूरोसिस में। यहाँ तक की बात आपकी क्लियर है। अब आगे हम जानते हैं इनसाइट क्या होता है, अभी आगे हम डिटेल में बात करेंगे और इसके स्टेजेस भी पढ़ेंगे, अभी जस्ट इसके बाद। इसके बाद सेकंड बात हमारे पास आती है सर, हेलुसिनेशन और डेल्यूरियम के जो सिम्टम साइकोसिस के पेशेंट में आना स्टार्ट हो जाते हैं। हेलुसिनेशन और डेल्यूरियम के सिम्टम किस में आना स्टार्ट हो जाते हैं, और साइकोसिस के पेशेंट में आना स्टार्ट हो जाते हैं। हेलुसिनेशन प्लस डेल्यूरियम, दोनों के सिम्टम आपको देखने मिलेंगे, प्रेजेंट होंगे। और प्रेजेंट कहां पर होंगे, हमारे साइकोसिस डिसऑर्डर में, जबकि न्यूरोसिस डिसऑर्डर में एब्सेंट होते हैं हेलुसिनेशन और डिल्यूजन। हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन बोथ क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। और किस में एब्सेंट होते हैं, तो आप बोलोगे सभी एब्सेंट होते हैं हमारे न्यूरोसिस में। अब दो बातें हमारे पास आती है कि हेलुसिनेशन और डिल्यूजन क्या है। अगर हेलुसिनेशन और डिल्यूजन अगर आपसे पूछ ले कि सर हेलुसिनेशन क्या है और डिल्यूजन क्या है, तो मैं बात बता दूं आपको, डिल्यूजन इज ए डिसऑर्डर ऑफ द कॉन्शियसनेस। डिल्यूजन किसका डिसऑर्डर है, तो आप बोलोगे इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ द कॉन्शियसनेस
कॉन्शियसनेस। डिल्यूजन हमारा किसका डिसऑर्डर है? कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होना स्टार्ट हो जाता है? टाइम, प्लेस और पर्सन, तीनों के बारे में पेशेंट क्या रहेगा? अनअवेयर रहेगा। तीनों के बारे में पेशेंट क्या होगा? अनअवेयर होगा। तो बेसिकली किसमें देखने को मिलता है? साइकोसिस वाले पेशेंट में देखने को मिलता है, जिसमें सिजोफ्रेनिया होगा, जिसमें डिप्रेशन होगा, जिसमें डेलिरियम, डिमेंशिया होगा। इस प्रकार की जब मेजर मेंटल डिसऑर्डर होते हैं तो बेसिकली उसका कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाता है। बेसिकली उसका कॉन्शियसनेस क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। उसको पता नहीं होता है मैं कहाँ पर हूँ, प्रेजेंट में हॉस्पिटल में हूँ या घर पे हूँ, मैं किस रिलेटिव के पास हूँ। वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने लगता है कहीं भी, एवरीवेयर, एनीवेयर। ठीक है। इसके साथ साथ हेलुसिनेशन क्या होता है सर? ये इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ द परसेप्शन। किसका डिसऑर्डर है? परसेप्शन का डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। और डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि ये जो भी परस्यू करेगा वो गलत परस्यू करता है। ये जो परस्यू करेगा वो गलत करेगा, मतलब रॉन्ग परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्ट। कोई चीज प्रेजेंट नहीं है फिर भी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। रॉन्ग परसेप्शन, रॉन्ग परसेप्शन without object is known as hallucination. एग्जाम्पल के लिए हम ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि घर के बाहर कुछ भी नहीं है, आउटसाइड डोर नथिंग, लेकिन उसको क्या लग रहा है? पेशेंट को लग रहा है कि बाहर की ओर कोई आदमी है जो मुझे घूर रहा है, बाहर की ओर कोई आदमी है जो मुझे देख रहा है। इस प्रकार का डिसऑर्डर किस में आता है? हेलुसिनेशन में आता है। उसको रॉन्ग परसेप्शन है विदाउट ऑब्जेक्ट। और यदि वहां पर कोई आदमी होता और उसको कोई और समझ लेता, जैसे मान लो कोई वहां पर मेल खड़ा है और वो फीमेल को परस्यू कर रहा है, तो इल्यूजन है। क्या है? इल्यूजन है, रॉन्ग परसेप्शन कर रहा है विद ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन ये ऑब्जेक्टिंग नहीं है, गलत सोच रहा है, तो हेलुसिनेशन है। तो हेलुसिनेशन, डेलिरियम, इस प्रकार के जो सिम्टम्स हैं वो किस में आएंगे? साइकोसिस के पेशेंट में आएंगे। न्यूरोसिस के पेशेंट में हेलुसिनेशन और डेल्यूजन नहीं देखने मिलता है। डेलिरियम है, डिल्यूजन है। डिल्यूजन का मतलब अलग चीज है, सॉरी फॉर डेट, इसको कोई बार करेक्ट करना। मैं डेलिरियम पे चल गया था, इसको सही करना है यहाँ पर। हेलुसिनेशन प्लस डेलिरियम देखने को मिलता है, ये बात सही है। और यहाँ पर मुझे डेलिरियम भी समझाना था, डिल्यूजन लिख दिया मैंने, बाकी सब सही समझाया। लिख लीजिए आप वापिस। डेलिरियम के सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब उसका किसका डिसऑर्डर है? कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है, कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है। तो इसके अंदर क्या डिस्टर्ब हो जाती है? कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाती है, जिसमें टाइम, प्लेस, पर्सन के बारे में अनअवेयर होता है। राइट है, स्पेलिंग का मिस्टेक की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो ये बात देख लेते हैं हम कि साइकोसिस के पेशेंट में डिल्यूजन और हेलुसिनेशन, सॉरी डेलिरियम और हेलुसिनेशन जो होता है प्रोमिनेंट पर चला जाता है, बहुत ज्यादा उसमें देखने को मिलता है। क्योंकि न्यूरोसिस के पेशेंट में ये एब्सेंट होता है, न्यूरोसिस के पेशेंट में क्या होता है? एब्सेंट होता है। यहाँ तक की बात है, ये हमने हेलुसिनेशन को और डेलिरियम को ये एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, और क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं। सर साइकोसिस के पेशेंट में नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन होती है। साइकोसिस के पेशेंट में क्या होता है? नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन होती है, हमको हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो दोनों की बात करें, साइकोसिस के पेशेंट में नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन होती है, नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। जबकि बेसिकली न्यूरोसिस के पेशेंट में नो नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। बहुत सारे बार एंजाइटी की जो पेशेंट घर पे ही ट्रीट कर लेते हैं, हमको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जैसे उसको बेस्ट एनवायरनमेंट मिलता है अपना आप रिजोल्व कर जाता है। और बहुत सारी बार तो हॉस्पिटल में जाता है, ट्रीटमेंट लेके वापस आ जाता है, लेकिन इसमें लंबे समय तक हॉस्पिटल में उसको स्टे करना पड़ेगा। नो नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन, अच्छा एक बेसिकली क्या डिफरेंस हमको देखने मिलेगा? तो अगर मैं बात करूं साइकोसिस के पेशेंट में, एक चीज है जो हमारे माइंड में हमेशा रहनी चाहिए, साइकोसिस नो, इसका नो कॉन्टेक्ट ऑफ रियलिटी, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। किस वाले पेशेंट का? साइकोसिस का। नो कॉन्टेक्ट ऑफ, नो कॉन्टेक्ट ऑफ रियलिटी,
इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, मतलब उसको पता ही नहीं है कि रियल में क्या चीज प्रेजेंट है क्या एब्सेंट है, डजंट मैटर। वो अपनी एक्टिविटी शो करना स्टार्ट करता है, कहीं भी हो वो उसको रियल मान लेता है, वैसा बिहेवियर शो करने लगता है, भले वो रियल में हो चाहे ना हो। ये किस में होता है? ये साइकोसिस में होता है। किस में होता है सर? साइकोसिस में होता है। There is contact of reality। अब आगे चलते हैं। देखो इस वाले जो पेशेंट है, इसमें मैनेजमेंट की बात करें हम, इस साइकोसिस के पेशेंट के अंदर क्या हुआ? साइकोथेरेपी, साइकोफार्मेकोलॉजी, ईसीटी, इन तीनों की जरूरत पड़ती है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, साइकोसिस के पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे, तो तीन चीजें इसके लिए बेसिकली बनी हुई है। पहला तो आप साइकोफार्मेकोलॉजी, साइकोफार्मेकोलॉजी, दूसरा ईसीटी, और थर्ड नंबर पे कुछ पेशेंट को हम साइकोथेरेपी भी देते हैं। क्या देते हैं? साइकोथेरेपी भी देते हैं, लेकिन बेसिकली दो ट्रीटमेंट है जो यहाँ पर बेस्ट होते हैं। साइकोथेरेपी, जबकि हम न्यूरोसिस के पेशेंट में जो ट्रीटमेंट करेंगे उसमें हमारा जो होता है ईसीटी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। न्यूरोसिस के पेशेंट में कभी भी ईसीटी नहीं लगाते हैं, नोट कर लेना इस लाइन को। ईसीटी इज ए कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस सम केसेस में डॉक्टर जब उसका प्रोग्नोसिस देखता है, डायग्नोसिस देखता है, कुछ रिस्क एंड बेनिफिट रेशियो देखता है, उसके बाद ईसीटी के लिए बोल देता है। लेकिन एवरी कंडीशन में हम ईसीटी जो होगा न्यूरोसिस के पेशेंट में लगाते ही नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पर दो चीजें चलेगी, साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी प्लस साइकोफार्मेकोलॉजी। साइकोफार्मेकोलॉजी ठीक है। तो साइकोथेरेपी, साइकोफार्मेकोलॉजी हमने डील कर लिया है, और इसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट बातें वो सब हमने डील कर लिए। अब हम चलते हैं प्रोग्नोसिस की बात कर लेते हैं, किसका प्रोग्नोसिस बेस्ट होगा? साइकोसिस या न्यूरोसिस में अगर प्रोग्नोसिस की बात करें, अब हमारे पास आता है प्रोग्नोसिस। तो किसका प्रोग्नोसिस बेस्ट है? तो आप बोलोगे सर इसका जो प्रोग्नोसिस होगा साइकोसिस वाले का, इसका प्रोग्नोसिस पुअर होता है। अगर आपसे पूछे प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है? पूर्वानुमान, डिजीज के सही होने की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, कितनी पॉसिबल है कि ये डिजीज ट्रीट हो जाए, तो इसको आप पूर्वानुमान बोल सकते हो। पूर्वानुमान का मतलब होता है प्रिडिक्शन अबाउट द डिजीज। प्रिडिक्शन होता है अबाउट द डिजीज कि मेरी डिजीज कितना सही हो सकती है। तो यहाँ पर जो साइकोसिस का पेशेंट है उसका डायग्नोसिस कैसा होगा? पुअर होगा। जबकि इसका प्रोग्नोसिस कैसा होगा? पुअर होगा। जबकि इसका जो प्रोग्नोसिस होगा कैसा होगा? बेस्ट होगा या गुड होगा। गुड प्रोग्नोसिस होता है न्यूरोसिस के पेशेंट का। तो न्यूरोसिस के पेशेंट का जो प्रोग्नोसिस यहाँ पर देखने मिलता है वो गुड होगा। जबकि अगर हम बात करें साइकोसिस के पेशेंट का प्रोग्नोसिस वो कैसा होता है? पुअर होता है। सर दोनों के दोनों डिफरेंस आपने बता दिए, बेस्ट है। ये सारे के सारे डायग्नोसिस और सारे के सारे डिफरेंस हमने देख लिए किसके अंदर? साइकोसिस और न्यूरोसिस के अंदर। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है आगे हम डील करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साइकोसिस डिसऑर्डर मेजर मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, जिसमें हमको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है। ये माइनर मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। दूसरी बात आपने बताया कि इटियोलॉजिकल की बात करते हैं तो जेनेटिक फैक्टर होते हैं जो साइकोलॉजिकल के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, फिजिकल फैक्टर होते हैं जो साइकोलॉजिकल साइकोसिस डिसऑर्डर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, या अदर फैक्टर भी साइकोसिस डिसऑर्डर कर सकते हैं। जबकि न्यूरोसिस में आपने बताया सर कोई लव्ड पर्सन की लॉस चल जाए, कोई जॉब चल जाए, कोई बिजनेस लॉस हो जाए या डाइवोर्स हो जाए, कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली न्यूरोसिस डिसऑर्डर को क्रिएट करते हैं। इनसाइड की बात करें तो आपने बताया कि इनसाइड एब्सेंट होती है किसके अंदर? तो इनसाइड एब्सेंट होती है हमारे साइकोसिस डिसऑर्डर के अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करें न्यूरोसिस पेशेंट के अंदर, उसके अंदर भी इनसाइड क्या होती है? प्रेजेंट होती है। अब इनसाइड क्या है अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा। हेलुसिनेशन और डेल्यूजन हमने समझा दिया है कि हेलुसिनेशन परसेप्शन का डिसऑर्डर है जिसमें रॉन्ग परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्ट होता है, कोई चीज प्रेजेंट नहीं है फिर भी हम परस्यू कर पा रहे हैं, वो हमारा हेलुसिनेशन है। और ये किस में प्रेजेंट होता है? साइकोसिस डिसऑर्डर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद फिर आपने बताया
कि नो कॉन्टेक्ट ऑफ रियलिटी, रियलिटी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता साइकोसिस पेशेंट का, जबकि न्यूरोसिस का रियलिटी से कोई कॉन्टेक्ट होता है। ट्रीटमेंट में आपने बताया कि साइकोफार्मेकोलॉजी और एसीटी से हम ट्रीट कर सकते हैं साइकोसिस डिसऑर्डर को, जबकि न्यूरोसिस को साइकोथेरेपी प्लस साइकोफार्मेकोलॉजी से ट्रीट करते हैं। प्रोग्नोसिस की तरह हमने बात करी तो प्रोग्नोसिस में आपने बताया कि गुड प्रोग्नोसिस है हमारे न्यूरोसिस का, जबकि पुअर प्रोग्नोसिस है हमारे न्यूरोसिस पेशेंट का। एक बात आती है जजमेंट, तो जजमेंट भी कहां पर एब्सेंट होता है, तो साइकोसिस पेशेंट के अंदर एब्सेंट होता है। कोई अगर आपसे पूछे जजमेंट कहां पर एब्सेंट होता है, तो आपका आंसर जाएगा सर जजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को जज करना, किसी भी चीज का राइट और रॉन्ग का डिसीजन लेना, वो जजमेंट के अंदर आता है। और जजमेंट एब्सेंट होता है हमारा कहां पर, साइकोसिस पेशेंट में। तो प्रेजेंट होता है कहां पर, तो जजमेंट हमारा प्रेजेंट होगा न्यूरोसिस के पेशेंट में। ठीक है, ये बेसिकली डिफरेंस था साइकोसिस और न्यूरोसिस में। अब हमारे पास एक और चीज आती है, और वो आता है हमारे पास, क्या आती है सर, हमारे पास एक और चीज आती है, वो आती है हमारे पास इनसाइट। इनसाइट को आप एक्सप्लेन कर दीजिए सर, इनसाइट है क्या, बेसिकली इनसाइट क्या है। तो जहां से एम्स में क्वेश्चन बनते हैं वो टॉपिक है हमारा इनसाइट, हाईलाइट कर लीजिए इनसाइट। एम्स नॉरसेट में अगर जो टॉपिक में से क्वेश्चन बनते हैं वो इनसाइट से क्वेश्चन डेफिनेटली देता है, और देता भी ग्रेड से है सर। कहां से देता है, ग्रेड से देता है। डीप और डीप पे भी बहुत डेप्थ में से क्वेश्चन देता है, और वहां हम लग जाते हैं। तो आज हम बहुत अच्छे से बहुत इजीली कंसेप्ट हम डील करेंगे कि इनसाइट होता क्या है और इनसाइट की स्टेजेस क्या होती है। इनसाइट, तो बेसिकली इनसाइट क्या है, तो आप बोलोगे सर इनसाइट का मतलब होता है अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट ओन मेंटल स्टेटस, मेंटल इलनेस। खुद के बारे में मुझे ये पता है कि मैं कितना मेंटली इल हूं, यदि मैं एनालिसिस कर पा रहा हूं तो मतलब मेरी इनसाइट प्रेजेंट है। और न्यूरोसिस एंजाइटी के पेशेंट को पता है कि हाँ मुझे एंजाइटी हो रही है, लेकिन अब मैं ट्रीटमेंट लूंगा नहीं लूंगा ये पेशेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये मेरे पे डिपेंड करता है। तो ये इनसाइट का मतलब क्या है, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑल मेंटल इलनेस, उसको हम क्या बोलेंगे इनसाइट। अब किसमें इनसाइट कितनी प्रेजेंट है, ग्रेड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है सर, ग्रेड पे डिपेंड करता है। ग्रेड के अंदर हम बात करें तो 5 ग्रेड बेसिकली इसकी होती है। बहुत सारे आपको 6 ग्रेड भी बता देंगे, वो जो ग्रेड 4 है उसको डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, लेकिन हम 5 ग्रेड पढ़ेंगे क्योंकि जितनी भी टेक्स्ट बुक है मैक्सिमम उसमें ग्रेड 5 ही दे रखी है। तो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ग्रेड की बात करते हैं, तो बेसिकली 5 ग्रेड है इसकी। ग्रेड फर्स्ट होती है, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकेंड, ग्रेड थर्ड, ग्रेड 4, और हमारी ग्रेड 5 आ जाएगी। ग्रेड 5, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ग्रेड फर्स्ट की, अगर पुअर जो इनसाइड एब्सेंट होती है, पुअर इनसाइड अगर आपको देखने मिलती है ग्रेड फर्स्ट के अंदर होती है, इनसाइड यहाँ पर एब्सेंट होगी। ग्रेड फर्स्ट में क्या होता है सर, इनसाइड एब्सेंट होती है। ग्रेड फर्स्ट में आपको बेसिकली क्या देखने मिलेगा, इनसाइड एब्सेंट देखने मिलेगी। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि पुअर इनसाइड कहां पर प्रेजेंट होती है, तो आप बोलोगे सर पुअर इनसाइड जो होती है वो ग्रेड फर्स्ट में प्रेजेंट होती है। पुअर इनसाइड कहां पर होती है, ग्रेड फर्स्ट में प्रेजेंट होती है। एब्सेंट होती है इनसाइड, मतलब क्या हो गया, डेनाइल टू द एक्सेप्ट द मेंटल इलनेस, डेनाइल टू एक्सेप्ट
मेंटल इलनेस, इसमें पेशेंट क्या बोलना स्टार्ट करता है, वो कंप्लीटली डिनाई कर देता है कि मैं मेंटली बीमार नहीं हूँ, मैं मेंटली बीमार नहीं हूँ, मुझे किसी प्रकार की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास साइकोसिस वाले, जो ये बोलते हैं कि मैं मेंटली इल नहीं हूँ, मुझे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, वो डिनाई कर देता है। ये ग्रेड फर्स्ट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है सर? ग्रेड फर्स्ट के अंदर आता है, जिसमें पेशेंट कंप्लीटली अवॉइड कर रहा है अपने आप को, किसके लिए? मेंटल इलनेस को एक्सेप्ट करने के लिए। और जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा वो ट्रीटमेंट करवाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट होगी ग्रेड फर्स्ट। ग्रेड सेकंड के अंदर क्या होता है? एक्सेप्ट स्लाइटली अवेयरनेस अबाउट द डिजीज कंडीशन। इसमें डेनाइल टू एक्सेप्ट मेंटल इलनेस, और इसके अंदर हम एक और लाइन लिख सकते हैं, अनअवेयर अबाउट द डिजीज कंडीशन। ग्रेड फर्स्ट के अंदर आप क्या लिख सकते हो? अनअवेयर अबाउट द डिजीज कंडीशन। अनअवेयर अबाउट मेंटल इलनेस। ठीक है, अब आगे चलते हैं ग्रेड सेकंड के अंदर। ग्रेड सेकंड के अंदर क्या होता है सर? ग्रेड सेकंड के अंदर आपको ये देखने मिलेगा, ग्रेड सेकंड के अंदर बेसिकली आपको ये देखने मिलेगा कि इसके अंदर वो क्या करता है? स्लाइटली अवेयरनेस होती है अबाउट द मेंटल इलनेस। स्लाइटली अवेयरनेस होती है अबाउट द मेंटल इलनेस, एक्सेप्ट कर लेता है, स्लाइटली एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ मैं मेंटल बीमार हूं, लेकिन एट जस्ट टाइम पे वो मना कर देगा कि नहीं मुझे कोई बीमारी नहीं है, उसी पॉइंट पे। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट बोलेगा हाँ कि मुझे जो है कुछ नजर आता है, लेकिन बाद में नहीं नहीं सब नॉर्मल है, मुझे ऐसा लगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे एक्सेप्ट किया उसी पॉइंट पे जस्ट बदल जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं? इनसाइट स्लाइटली प्रेजेंट है। स्लाइटली अवेयरनेस, स्लाइटली अवेयरनेस अबाउट मेंटल इलनेस but denial at the same time, बट उसी टाइम पर वो क्या कर देगा? डिनाइल कर देगा कि मुझे कोई डिजीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम। I am suffering from schizophrenia and at the same time I am fine, no need treatment। पेशेंट क्या बोल रहा है कि मैं सिजोफ्रेनिया से सफर कर रहा है और उसी टाइम पे बोल रहा है कि नहीं मुझे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, मैं तो फाइन हूँ। तो ये पेशेंट का स्टेटमेंट क्या होगा? उसी टाइम पर अपने आप की मेंटल इलनेस को क्या कर रहा है? वो स्लाइटली अवेयर है, थोड़ा बहुत पता है, फिर भूल जाता है। तो ये ग्रेड सेकंड के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? ग्रेड सेकंड के अंदर आता है। ग्रेड थर्ड की बात करें हम, अब हमारे पास आ जाएगी ग्रेड थर्ड। क्या आ जाएगी सर? ग्रेड थर्ड आ जाएगी। और ग्रेड थर्ड की जब बात करते हैं तो अवेयरनेस अबाउट द डिजीज कंडीशन क्या होगा? अवेयरनेस अबाउट द मेंटल इलनेस और ब्लेमिंग टू द एक्सटर्नल फैक्टर, या बाहर के फैक्टर को ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं मेंटल बीमार इसलिए हो गया कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे क्या करती है? बार बार परेशान करती है ना? तो पहला कोई हो गया। दूसरा क्या, मैं बीमार इसलिए पड़ गया कि मेरे दोस्त बार बार मुझसे पैसे उधार मांगते। ठीक है, जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे, नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे, तो आपके पड़ोसी, आपके मित्र जो पुराने हैं वो आपको फोन टिकाएंगे कि हेलो मित्र मुझे 10,000 चाहिए, हेलो मित्र 5,000 दे दे। एक बार दोगे, दो बार दोगे, फिर बार बार आपसे मांगना स्टार्ट करता है, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और दिमाग खराब हो जाएगा तो आप डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हो, जब आप उनको वो पैसे वापस नहीं देगा। ये क्या है कि मैं बीमार इसलिए पड़ा कि उसकी वजह से पड़ा, दूसरे को ब्लेम करना। तो ये क्या होगा? मेंटल इलनेस। तो यहाँ पर अवेयरनेस अबाउट द डिजीज कंडीशन,
अवेयरनेस अबाउट मेंटल illness and blaming to एक्सटर्नल फैक्टर। और किसको ब्लेमिंग करना स्टार्ट कर देता है? एक्सटर्नल फैक्टर को ब्लेमिंग करना स्टार्ट कर देता है, या फिजिकल फैक्टर को या आउटसाइड के फैक्टर को ब्लेम करना स्टार्ट कर देगा। फिजिकल फैक्टर ये किसके अंदर आता है? ये ग्रेड थर्ड के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? ग्रेड थर्ड के अंदर आता है, जिसमें ब्लेमिंग करते हैं हम एक्सटर्नल फैक्टर को या फिजिकल फैक्टर को कि उसकी वजह से मैं बीमार पड़ा हूं, या मेंटल अवेयरनेस, हाँ मैं बीमार तो हूं लेकिन दूसरे की वजह से हूं। वो दूसरे को हमेशा ब्लेम करना स्टार्ट करता है। ये हमारा ग्रेड थर्ड के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? ग्रेड थर्ड के अंदर आता है। एंड अननोन भी हो सकता है, पता नहीं बीमार किस वजह से हुआ, ये भी बोल रहे हो, पता नहीं मैं मेंटल हूं, पता नहीं दूसरे की वजह से हुआ होगा। अननोन इन सेल्फ, ठीक है। अब ग्रेड थर्ड में उदाहरण बताया, मैंने लिखने की जरूरत नहीं है कि मेंटल इलनेस को ब्लेम करने लगता है एक्सटर्नल फैक्टर को। फॉर एग्जाम्पल आई एम सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन बिकॉज माई फ्रेंड फ्रॉड मी। माई फ्रेंड ने क्या करा? फ्रॉड मी, मुझे फ्रॉड किया है इसलिए मैं डिप्रेशन में चल गया। एग्जाम्पल के लिए लिखो, आई एम suffering from depression because my GF cheating me। ये लिख सकते हो आप। बंदी मुझे क्या करी बता नहीं रही, क्या सिस्टम चल रहा है दूसरा, उस वजह से कहीं ना कहीं मेरा मेंटल स्टेटस डिस्टर्ब हुआ है। आगे चलते हैं। बेस्ट उदाहरण था ग्रेड फोर्थ पे चलते हैं। ग्रेड फोर्थ, इस ग्रेड फोर्थ के अंदर क्या होगा सर? इसके अंदर हमको इंटेलेक्चुअल इनसाइट प्रेजेंट होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंटेलेक्चुअल इनसाइट कहां पर प्रेजेंट होती है। आप बोलोगे सर ग्रेड फोर्थ के अंदर इंटेलेक्चुअल इनसाइट प्रेजेंट होती है। ग्रेड फोर्थ के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? इंटेलेक्चुअल इनसाइट प्रेजेंट होती है। इंटेलेक्चुअल इनसाइट is present in grade 4। इंटेलेक्चुअल इनसाइट ऑफ ग्रेड 4 के अंदर इसमें पता होता है पेशेंट कि हाँ अवेयरनेस अबाउट द मेंटल स्टेटस में बीमार हूं, मुझे ये सिम्टम्स हैं, बट वो ट्रीटमेंट नहीं लेता है इसमें। अब इसमें क्या होगा? अवेयरनेस अबाउट मेंटल इलनेस, आइडेंटिफाई सिम्टम, बट नॉट टेकन ट्रीटमेंट। लेकिन वो क्या नहीं लेगा? इसमें ट्रीटमेंट नहीं लेता है। इस प्रकार को हम बोलेंगे कि इसको इंटेलेक्चुअल इनसाइट प्रेजेंट है, हाईएस्ट लेवल की इनसाइट प्रेजेंट है, उसको इंटेलेक्चुअल इनसाइट प्रेजेंट है। क्या उसको पता है कि मैं बीमार हूं, मेंटल इल हूं, लेकिन वो यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं लेता है। ग्रेड 4 के अंदर आता है। ठीक है। अब ग्रेड 5 के अंदर क्या चीज आएगी सर, वो बता दो। ग्रेड 5 के अंदर क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर ग्रेड 5 के अंदर वो चीज आती है जिसमें पेशेंट को हाईएस्ट लेवल की इनसाइट प्रेजेंट होती है। क्या? तो हाईएस्ट लेवल की इनसाइट प्रेजेंट होती है। तो इक्वेशन तो ये बन जाएगा, हाईएस्ट लेवल इनसाइट प्रेजेंट।
और जिसमें हाईएस्ट लेवल की इंसाइट प्रेजेंट होगी उसमें ट्रीट होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, क्योंकि उसको पता है मैं मेंटली इल हूं, मुझे ट्रीटमेंट लेना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेगा सही हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेगा सही हो जाएगा। सॉरी फॉर दैट। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेगा और सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा इनसाइट लेवल की बात कर लेते हैं हम। हाईएस्ट लेवल की इनसाइट प्रेजेंट होती है ग्रेड 5 के अंदर, इसको ट्रू इमोशनल इनसाइट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ट्रू इमोशनल इनसाइट। ट्रू इमोशनल इनसाइट, इसमें ये प्रेजेंट है कि हाँ मैं उसको अवेयरनेस है, फुली अवेयरनेस अबाउट द मेंटल इलनेस, फुली अवेयरनेस फुली अवेयरनेस है। तो दो क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ना, हाईएस्ट लेवल की इनसाइट कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो हमारा राइट जाएगा कि ग्रेड 5 में हाईएस्ट लेवल की इनसाइट प्रेजेंट होती है। और हाईएस्ट लेवल की इनसाइट किसमें होती है? इमोशनल, ट्रू इमोशनल इनसाइट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ट्रू इमोशनल इनसाइट, फुली अवेयरनेस अबाउट द, फुली अवेयरनेस अबाउट मेंटल इलनेस। फुली अवेयरनेस अबाउट द मेंटल इलनेस, ये किसके अंदर होगा? ग्रेड 5 के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? ये ग्रेड 5 के अंदर होगा। यहां तक की बात है। अब आगे चलते हैं, और क्या देखने को मिलेगा आपको? लीड टू सिग्निफिकेंट बेसिक चेंजेस, जिससे उसको पता चल जाएगा कि मैं अपने लाइफ में कुछ बेसिक चेंजेस करके अपने आप को हेल्दी कर सकता हूं। लीड टू सिग्निफिकेंट बेसिक चेंजेस, बेसिक चेंजेस इन फ्यूचर बिहेवियर। ठीक है, तो फुल्ली पता होगा कि मेंटल इलनेस है, मुझे ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और यहाँ पर वो ट्रीटमेंट भी लेता है। उसको पता है कि हमारा बिहेवियर चेंजेस हो सकता है अगर मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ग्रेड 5 के अंदर हाईएस्ट लेवल की इनसाइट परसेंट होती है, ट्रू इमोशनल इनसाइट बोलते हैं। तो ग्रेड 5 आपको समझ में आ गया। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ग्रेड 4 से एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंटेलेक्चुअल इनसाइट कहाँ पर प्रेजेंट होती है। इंटेलेक्चुअल इनसाइट का मतलब जहां पर उसको पता है कि मैं बीमार हूँ, अवेयरनेस अबाउट द मेंटल इलनेस एंड आइडेंटिफाई द सिम्टम, बट वो ट्रीटमेंट नहीं लेता है, ग्रेड 4 के अंदर आएगा। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या होगा कि यस आई एम सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन, आई हैव द सम सिम्टम्स अबाउट द डिप्रेशन बट नो नीड ऑफ द ट्रीटमेंट। पर वो क्या बोलेगा कि मुझे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, ग्रेड 3 में क्या हो गया सर? अबाउट द मेंटल इलनेस, हाँ कि मैं बीमार हूं, और मैं बीमार इसलिए हूं कि मेरी बंदी ने मुझे चीट किया। फिर आगे चलते हैं, ग्रेड सेकंड से एक क्वेश्चन बन सकता है कि डिनाई करते सेम टाइम को ग्रेड सेकंड से बनेगा। ग्रेड फर्स्ट का मतलब क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे फुल्ली अवेयरनेस, सॉरी वो ग्रेड फर्स्ट में क्या होता है? अपनी डिजीज कंडीशन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, डिनाइल करेगा मेंटल इलनेस के बारे में। इसको पुअर इनसाइट बोल देते हैं और एब्सेंट इनसाइट बोल देते हैं। और ये पुअर इनसाइट और एब्सेंट इनसाइट कहां पर प्रेजेंट होती है? तो ये साइकोसिस के पेशेंट में प्रेजेंट होती है। कहां पर होती है? साइकोसिस वाला पेशेंट अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि मैं बीमार हूं। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अगर आपसे बोले तो लॉस ऑफ इनसाइट को मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? नोट सेट में ये क्वेश्चन बना हुआ है कि लॉस ऑफ इनसाइट को क्या बोलते हैं। लॉस ऑफ इनसाइट को क्या बोलेंगे मेडिकल टर्म में? तो लॉस ऑफ इनसाइट को हम बोलते हैं, लॉस ऑफ इनसाइट अगर कोई आपसे पूछे तो इनसाइट के मेडिकल टर्म पूछे कि लॉस ऑफ इनसाइट को मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? एनो एनो एनोसो एनोसोग्नोसिया, एनोसोग्नोसिया को क्या बोल देते हैं? तो मेडिकल टर्म में एनोसोग्नोसिया, एनोसोग्नोसिया इज अ मेडिकल टर्म इन विच द लॉस ऑफ इनसाइट। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ इनसाइट होता है। हाईलाइट लगा लेना, इसको स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, नई बात है आपके लिए। ठीक है, 22 सिक्के सर लिख सकते हो आप, 22 सिक्के सर। ठीक है, तो ये यहाँ पर एग्नोसिया हो गया ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5।
तो इनसाइड के 5 ग्रेड आपको याद होनी चाहिए, और पांचों ग्रेड के अंदर हमने क्या देख लिया है सर, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो हमने देख लिया है कि उसमें जो इनसाइड होती है एब्सेंट होती है, पुअर होती है, लॉस ऑफ इनसाइड होती है। ग्रेड सेकंड में इनसाइड प्रेजेंट होती है स्लाइडली लेकिन डिनाई कर देता है। ग्रेड थर्ड के अंदर इनसाइड प्रेजेंट होगी लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर को ब्लेम करना स्टार्ट करता है। ग्रेड फोर्थ के अंदर क्या होता है, इनसाइड प्रेजेंट होती है, साथ ही साथ उसको पता है ट्रीटमेंट की जरूरत है लेकिन ट्रीटमेंट लेता नहीं है। ग्रेड 5 को हम बोलते हैं ट्रू इमोशनल इनसाइट, हाईएस्ट लेवल की इनसाइट होती है जिसमें वो सोचता है कि मुझे ट्रीटमेंट लेना चाहिए वरना फ्यूचर चेंजेस में फर्दर चेंजेस मुझे देखने को मिल सकते हैं। ग्रेड 5 में तो सबसे बेस्ट इनसाइट होगी 5वें लेवल की इनसाइट, जो कि होनी भी चाहिए ताकि हम ट्रीटमेंट ले सकें। और सबसे बेकार इंसाइट जो होगी ग्रेड फर्स्ट होगी। तो ये इंसाइट के बारे में था, साइकोसिस न्यूरोसिस डिफरेंस के बारे में था। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसऑर्डर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर देख लेते हैं। तो बेसिकली हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर की बात करते हैं तो 5 के टाइप से क्लासिफाई गई है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अगर हम मेंटल डिसऑर्डर की बात करें तो हमारे पास बेसिकली 4 क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं। एक होता है इंडियन क्लासिफिकेशन, पहला होता है इंडियन मेंटल डिसऑर्डर क्लासिफिकेशन। सेकेंड हमारे पास क्या आ जाता है सर, आईसीडी 11 क्लासिफिकेशन। पहले हम आईसीडी 10 पढ़ते थे, नाउ द लेटेस्ट क्लासिफिकेशन 2022 में आ चुका है। और वो क्या था, आईसीडी किसने दिया था, ये आईसीडी 11 क्लासिफिकेशन आ चुका है। आप सबने आईसीडी 10 बहुत पढ़ा होगा, बहुत रटा होगा। अब आईसीडी 11 क्लासिफिकेशन आ चुका है। आईसीडी 11 लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है। ये क्या, ये लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने मेंटल डिसऑर्डर को क्लासिफाइड किया है। इन्होंने ही क्या नाम दिया है, मेंटल डिसऑर्डर को नया क्लासिफिकेशन दिया आईसीडी 11। और लेटेस्ट क्लासिफिकेशन कब आया था, तो आप बोलोगे 2022 में ये पब्लिश हुआ है। 2022 में पब्लिश हुआ है। किसने करा है, WHO ने। WHO के द्वारा आईसीडी 11 दिया गया है जो कि चैप्टर 6 के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, चैप्टर 6 के अंदर इसको रखा गया है। चैप्टर 6 के अंदर रखा गया है। किसको रखा गया है, आईसीडी 11 को रखा गया। अब आईसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। और इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ने मेंटल डिसऑर्डर के लिए एक पर्टिकुलर एक चैप्टर बनाया जिसको चैप्टर 6 दिया नाम, और इसको आईसीडी 11 बोला। WHO ने, पहले WHO ने आईसीडी 10 था उसको अपडेट कर दिया है और कहां पर ट्रांसफर कर दिया है, तो उसको कर दिया ट्रांसफर आईसीडी 11 में। तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आईसीडी 11 चैप्टर 6 में रखा है। प्रीवियसली हम क्या पढ़ते थे, आईसीडी 10 पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे सर, आईसीडी 10 पढ़ते थे। अगर आईसीडी की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो आप बोलोगे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। क्या पूछ ले आपसे कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन आपसे पूछ ले तो आप बोलेंगे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के नाम से इसको जानते हैं, आईसीडी को। आईसीडी 11 जो था वो WHO ने दिया और आईसीडी 11 को चैप्टर 6 के अंदर हम रखते हैं। आईसीडी 10 की बात कर लेते हैं कुछ। तो आईसीडी 10 जो था इसको हम चैप्टर 5 के अंदर रखते थे, चैप्टर 5 में। और इसको जो अल्फाबेट में अरेंज था, ये F अल्फाबेट था, चैप्टर F में रखा जाता था। आपने देखा होगा F1, F0, F02, ये सारे F करके जो था वो मेंटल डिसऑर्डर के लिए क्लासिफिकेशन बनाया गया था। अल्फाबेट F में अरेंज किया था और उसको किस में रखा गया था, मेंटल डिसऑर्डर में रखा था। नाउ द लेटेस्ट जो क्लासिफिकेशन होगा वो आईसीडी 11 का क्लासिफिकेशन है। WHO के द्वारा इसको रिवाइज भी किया था 2022 में। 2022 में इसको चैप्टर 6 में रखा गया और इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के नाम से आईसीडी 11 को जानते हैं। किसको जानते हैं, आईसीडी 11 को जानते हैं। अच्छा, और
एक और क्लासिफिकेशन दिया था मेंटल डिसऑर्डर का, थर्ड नंबर का, वो क्लासिफिकेशन अमेरिकन एसोसिएशन ने दिया। किसने दिया थर्ड क्लासिफिकेशन? अमेरिकन एसोसिएशन ने दिया। और अमेरिकन एसोसिएशन ने मेंटल डिसऑर्डर के अंदर जो क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया है डीएसएम 5। कौन सा क्लासिफिकेशन दिया है? तो आप बोलोगे सर डीएसएम 5 क्लासिफिकेशन दिया है। अब डीएसएम 5 क्लासिफिकेशन क्या होता है ये बता दीजिए मुझे आप। तो डीएसएम 5 तो ये कब दिया था सर? तो आप बोलोगे 2022 में रिवाइज हुआ है ये भी। इसके अकॉर्डिंग हम मेंटल डिसऑर्डर को देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं? मेंटल डिसऑर्डर को देखते हैं डीएसएम 5 के अकॉर्डिंग भी। किसके अकॉर्डिंग भी? डीएसएम 5 के अकॉर्डिंग हम मेंटल डिसऑर्डर को देखते हैं। और डीएसएम 5 जो रिवाइड हुआ था 2022 में रिवाइड हुआ था। कब रिवाइड हुआ था? 2022 में। अब डीएसएम 5 की आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5 टेस्ट रिवाइड। किसने दिया? तो आप बोलोगे सर अमेरिकन एसोसिएशन ने दिया। किसने दिया था? ये पब्लिश हुआ था अमेरिकन साइंटिफिक एसोसिएशन। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा ये पब्लिश हुआ था। तो पूछे क्या इंपॉर्टेंट है ये? तो आप बोलोगे अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा डीएसएम 5 टीआर टेस्ट रिवाइज दिया गया, जिसके अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए मैंने 5 टेस्ट रिवाइज के नाम से इसको जानते हैं। 2022 में रिवाइज हुआ था। कब हुआ था? 2022 में रिवाइज हुआ था। और इन्होंने मेंटल डिसऑर्डर के अंदर एक क्लासिफिकेशन दिया था, जिसके अंदर 5 स्टेज में क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या? हम तो पढ़ेंगे इंडियन क्लासिफिकेशन, लेकिन हमको नॉलेज सारी होनी चाहिए, इसलिए हम सारा का सारा डील कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर का जो क्लासिफिकेशन आता है, फोर्थ नंबर का जो क्लासिफिकेशन आता है जो रिसर्च पर्पज से उस क्लासिफिकेशन मेंटल डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन रिसर्च पर्पज से यूज करते हैं, वो क्या है? तो आप बोलोगे रिसर्च डोमेन क्राइटेरिया। क्या होगा? रिसर्च डोमेन क्राइटेरिया। रिसर्च डोमेन क्राइटेरिया ये मेंटल डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर बेसिकली यूज्ड इन research, not in clinical setup। तो बेसिकली कहाँ यूज करते हैं इसको? तो बेसिकली इसको यूज करते हैं रिसर्च डोमेन क्राइटेरिया को मेंटल डिसऑर्डर के अंदर, नॉट एक क्लिनिकल सेटअप में इसको यूज नहीं करते। तो रिसर्च डोमेन क्राइटेरिया हो गया ये। तो 5 क्राइटेरिया हमने पढ़े। पहला क्राइटेरिया हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर में इंडियन मेंटल डिसऑर्डर क्लासिफिकेशन। सेकंड आईसीडी 11 क्लासिफिकेशन। इसके बाद डीएसएम 5 टेस्ट रिवाइज क्लासिफिकेशन और रिसर्च डोमेन क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन। ये हमारा बेसिकली यूज किया जाता है कहां पर? तो रिसर्च पर्पज से यूज किया जाता है। कहां पर यूज किया जाता है सर? रिसर्च पर्पज से इसको यूज करते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? डेफिनेटली क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारा इंडियन क्लासिफिकेशन की। किसकी बात कर लेते हैं सर? इंडियन क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर।
अगर हम इसमें बात करें तो बेसिकली दो टाइप हमारे पास आते हैं। क्या क्या आते हैं? साइकोसिस डिसऑर्डर, न्यूरोसिस डिसऑर्डर और स्पेसिफिक डिसऑर्डर। तीन टाइप हमारे पास आते हैं। साइकोसिस डिसऑर्डर, दूसरा न्यूरोसिस डिसऑर्डर, थर्ड हमारे पास आता है स्पेसिफिक डिसऑर्डर। ठीक है, अगर आपसे पूछे साइकोसिस डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, तो साइकोसिस जो डिसऑर्डर होंगे उसके अंदर आपको दो चीजें देखने मिलेगी। पहली चीज को आपको क्या देखने मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर साइकोसिस डिसऑर्डर में पहला तो हमारे पास क्या आ जाता है, ऑर्गेनिक साइकोसिस डिसऑर्डर, एक फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक साइकोसिस डिसऑर्डर और दूसरा आपके पास आ जाता है द फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर। फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर के अंदर हमारा क्या आता है, कोई आपसे पूछे फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर में क्या आएगा, तो आपका आंसर जाएगा सर फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर के अंदर सिजोफ्रेनिया आता है, सिजोफ्रेनिया। जबकि आपका नॉन फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर, नॉन फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर के अंदर क्या आ जाता है, मूड अफेक्ट डिसऑर्डर, जिसके अंदर मेनिया और डिप्रेशन आता है। उसके अंदर क्या आता है सर, मेनिया और डिप्रेशन आता है। तो बात समझ में आई, डेफिनेटली समझ में आएगी। साइकोसिस डिसऑर्डर के अंदर नॉन फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर में मेनिया डिप्रेशन, जबकि फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर के अंदर सिजोफ्रेनिया आपको देखने को मिलता है। जबकि ऑर्गेनिक साइकोसिस डिसऑर्डर के अंदर हम बात करें तो दो चीजें आपको देखने मिलेगी। पहला तो हमारा क्या देखने मिलता है, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट में तो हमको डेलीरियम और एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम जिसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम। और ये हो जाएगा हमारा क्रोनिक ब्रेन सिंड्रोम, क्रोनिक ब्रेन सिंड्रोम, जिसको हम नाम देते हैं डिमेंशिया। और इसको हम क्या नाम देंगे, डेलीरियम। बात समझ में आ रही है सर। ऑर्गेनिक साइकोसिस डिसऑर्डर दो टाइप का होता है, एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम, क्रोनिक ब्रेन सिंड्रोम। फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर, नॉन फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर। नॉन फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर में मेनिया डिप्रेशन और फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर के अंदर सिजोफ्रेनिया आपको देखने मिली। ये सब डिसऑर्डर है माइंड के, जो कि हमने बात करी थी। बात करें साइकोसिस, साइकोसिस का दो क्लासिफिकेशन हो गया, ऑर्गेनिक साइकोसिस और फंक्शनल साइकोसिस। इसके बाद हमारे पास न्यूरोसिस डिसऑर्डर आते हैं। क्या आते हैं सर, न्यूरोसिस डिसऑर्डर आते हैं। और न्यूरोसिस जो डिसऑर्डर होंगे, उस न्यूरोसिस डिसऑर्डर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो आप पढ़ोगे उसके अंदर सबसे पहले न्यूरोसिस डिसऑर्डर के अंदर आप क्या क्या देखोगे, तो सबसे पहले आप न्यूरोसिस डिसऑर्डर के अंदर देखोगे एंजाइटी, एंजाइटी, फियर, फोबिया, ओसीडी और हिस्टेरिया। ये सारी की सारी चीजें आप किसके अंदर देखोगे, न्यूरोसिस डिसऑर्डर के अंदर देखोगे। जबकि अगर मैं बात करूं, किसकी, टेंशन मतलब सही है, आप मत सुनो सर ने ये क्या बीमारी कर दी, कोई बीमारी नहीं है, न्यूरोसिस डिसऑर्डर। यहाँ पर आप स्पेसिफिक डिसऑर्डर लगाओ, तो स्पेसिफिक डिसऑर्डर के अंदर हम बात करें तो क्या क्या आप पढ़ोगे आगे जाकर, तो मैं बात कर लेता हूँ स्पेसिफिक डिसऑर्डर में क्या क्या पढ़ेंगे। चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर, चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर,
हाँ, तो चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो गया। सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सबस्टांस एब्यूज डिसऑर्डर। हाँ, तो चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो गया, सबस्टांस एब्यूज डिसऑर्डर हो गया। और क्या क्या हो सकता है सर, और बता दीजिए। और अगर हम बात करें ईटिंग डिसऑर्डर, और बता दीजिए सर। और बता देते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो गया, सबस्टांस एब्यूज डिसऑर्डर हो गया। और क्या देखने को मिलेगा आपको, तो आप बोल सकते हो सर मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक टाइप के डिसऑर्डर थे, ये इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर था। बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन है इंडियन क्लासिफिकेशन, जिन्होंने बहुत सिस्टमैटिक और अरेंज तरीके से डिसऑर्डर को क्लासिफाइड किया। साइकोसिस डिसऑर्डर, न्यूरोसिस डिसऑर्डर, स्पेसिफिक डिसऑर्डर। साइकोसिस डिसऑर्डर के अंदर इन्होंने बताया ऑर्गेनिक साइकोसिस डिसऑर्डर, फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर होते हैं। फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर में सिजोफ्रेनिया और मेनिया डिप्रेशन होता है, जबकि ऑर्गेनिक के अंदर एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम, क्रोनिक ब्रेन सिंड्रोम, डेलिरियम और डिमेंशिया होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। फिर न्यूरोसिस के अंदर इन्होंने बताया कि एंजाइटी, फियर, ओसीडी, फोबिया और हिस्टेरिया सब न्यूरोसिस में आएंगे। और स्पेसिफिक डिसऑर्डर के अंदर चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सबस्टांस एब्यूज डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर और मेंटल रिटार्डेशन आएंगे। इसी के साथ आज क्लास हम यही फिनिश करते हैं, ठीक है। आगे इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो होप्स आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो। ये हमारा थ्योरी क्लास सेकंड थी, जिसको हमने बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में, इनसाइड की स्टेजेस सब कुछ बनाया। धीरे धीरे आपको डीप नॉलेज के साथ हम साइकेट्रिक के अंदर ले जाएंगे और साइकेट्रिक से बाहर निकाल देंगे बहुत इजी लैंग्वेज में, ठीक है। तो फिनिश करते हैं क्लास सेकंड को यहाँ पर ही। होप्स आपने पोलाइटली सुना हमें। और ये थी हमारी क्लास सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल। जब आप क्लास को कंप्लीट देखें, जब कमेंट करें तो अच्छा कमेंट करें, ताकि हम देखें और हमें अच्छा लगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।